नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें करेंगे आपके साथ साझा, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज से 4 अप्रैल तक संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, वक्फ संशोधन समेत कई अहम विधेयक पेश करेगी सरकार। विपक्ष का मणिपुर समेत कुछ और मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को तगड़ा झटका। वनातू सरकार ने रद्द किया पासपोर्ट। भारत के कानूनी शिकंजे से बचने के लिए वनातू की ली थी नागरिकता। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में बेटे चैतन्य के ठिकानों समेत 14 जगह छापेमारी। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रसेल्स में शुरू होगी 10वें दौर की वार्ता। हाल ही में दोनों पक्षों ने समझौता पूरा करने पर जताई है सहमति। और तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत ने रचा इतिहास। देश भर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों ने दी टीम इंडिया को बधाई। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की, जिसका आज पहला दिन है। 4 अप्रैल तक चलने वाले सत्र में सरकार कई विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेगी। संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक भी पारित करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी। सरकार की कोशिश होगी कि अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी हासिल करने के साथ ही बजटीय प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके अलावा सरकार का ध्यान मणिपुर के बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने पर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके अलावा रेलवे संशोधन बिल और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बिल पारित कराना भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। आज लोकसभा में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर टीम इंडिया को बधाई भी दी जाएगी। और बजट सत्र के लिए सरकार का एजेंडा तो तय है, लेकिन विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद ने तमिलनाडु में रेलवे परियोजना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मणिपुर और जम्मू में आंतरिक सुरक्षा संकट, झड़पें, हिंसा और सरकार की जवाबदेही विषय पर चर्चा के लिए लोकसभा में सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा शेयर मार्केट के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस आज दिया गया। दरअसल विपक्ष की ओर से दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर के हालात, संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन, त्रिभाषा से जुड़े विवाद, अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ और डुप्लीकेट इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का मसला उठाया जाएगा। और अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू हुई। Your success inspires the youth of this nation to strive for greatness. Jai Hind. Proclamation under Article 356 of the Constitution. तो राज्यसभा की जो कार्रवाई शुरू हुई और उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर टीम इंडिया को बधाई भी दी गई। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से देखा जाए बजट का जो दूसरा चरण है, इसकी आज शुरुआत हो रही है, अलग अलग अहम मुद्दे हैं, किस तरह की तैयारी मानी है सरकार की? जी, हमसे सवाल पूछ रहे हैं क्या? जी शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए जो बजट सत्र का दूसरा चरण है जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है राज्यसभा में, हमने देखा भी, क्या माना जाए जो सरकार के एजेंडे में शामिल तमाम मुद्दे हैं, कैसे चुनौतियां रहेगी? क्योंकि विपक्ष जो है जाहिर तौर पर इससे पहले भी हमने देखा था कहीं ना कहीं कड़ियल रवैया रहा है, ऐसे में किस तरह की चुनौती सरकार के सामने रहेगी? जी देखिए, राज्यसभा में हमने देखा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल हुई है, शानदार जीत रोहित शर्मा की अगुवाई में
हमने देखा है कि आईसीसी की लगातार दूसरी ट्रॉफी जीती है भारत ने, उसको लेकर बधाई दी गई है। और उसके बाद मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उसको लेकर जानकारी सदन को दी जा रही थी। हम जानते हैं कि मणिपुर को लेकर आज बजट भी पेश किया जाना है संसद के पटल पर, चूंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है तो ऐसे में मणिपुर का बजट संसद में पेश किया जाएगा। तमाम अन्य विधायी कामकाज भी है। लोकसभा में इस वक्त प्रश्नकाल चल रहा है। जहां तक प्राथमिकता का सवाल है तो सत्ता पक्ष ये जरूर चाहेगा कि जल्द से जल्द जो बजटीय प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होती है और उसे के बाद बजट पारित कराने की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस दूसरे चरण में हम देखेंगे कि वक्फ संशोधन को लेकर जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो पेश हो चुकी है, वो उसके सुझावों के बाद कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अब जो वक्फ संशोधन बिल संसद के पटल पर आना है उसे पारित कराने की कोशिश सरकार इसी सत्र के दूसरे चरण में करेगी। इसके साथ ही साथ कई अन्य विधायी कामकाज भी है। आज हम देख रहे हैं कि 2 विधेयक लोकसभा में लिस्टेड किए गए हैं। तो विधायी कामकाज को लेकर शुरू से ही प्रगति सरकार का एजेंडा रहेगा। कोई विपक्षी दलों की कोशिश रहेगी कि वो तमाम प्रमुख मुद्दों पर घेरने की कोशिश करें। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से जिन मुद्दों का जिक्र शैलेंद्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि फिर चाहे वक्फ संशोधन अधिनियम की हम बात करें या जो और भी मुद्दे रहे हैं इससे इतर, किस तरीके से अमेरिका द्वारा जब टैरिफ की बात हम करते हैं, और हमने देखा था राज्यसभा सांसद आप आम आदमी पार्टी से, उन्होंने तो शेयर मार्केट को लेकर स्थगन प्रस्ताव की बात भी उन्होंने रखी है। क्या इन्हीं मामलों पर हम मान सकते हैं कि एक जो सार्थक चर्चा है आज वो देखने को मिलेगी? देखिए, चर्चा किन मुद्दों पर होगी तो निश्चित तौर पर जिन मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव दिए जाते हैं या फिर जो विपक्ष मांग करता है उनमें हम देखते हैं कि नियमों के मुताबिक अनुमति मिलती है राज्यसभा और लोकसभा में। कार्य स्थगन प्रस्ताव आमतौर पर मंजूर नहीं किए जाते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद लोकसभा में और कई बार संसदीय जो तमाम प्रतिवेदन है उनको रखने के बाद राज्यसभा में 11 बजे के बाद, यानी अब से थोड़ी देर बाद विपक्ष के सदस्यों को मौका मिलता है मुद्दे उठाने का। शेयर बाजार के उठापटक का एक मुद्दा है, निश्चित तौर पर हो सकता है कि उस मुद्दे पर विपक्ष अपनी बात रखना चाहे, जबकि हम जानते हैं कि शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव है वो एक सामान्य प्रक्रिया होता है। बाजार में कई बार उतार चढ़ाव होता रहता है। अब सरकार की तरफ से उस वक्त क्या कहा जाएगा या फिर सदन में क्या अनुमति दी जाती है, क्या किसी नियम के तहत उस पर चर्चा हो या फिर अपनी बात रखने का मौका सदस्य को दिया जाए, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ तमाम अन्य मुद्दे भी हैं जो मीडिया में कुछ समय से सुर्खियों में बने हुए हैं, तो वो भी इस सत्र के दौरान उठाए जा सकते हैं। ये देखने वाली बात बिल्कुल। और आपको लगातार बता रहे हैं जो बड़ी खबर इस वक्त की भी जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हुई है, और राज्यसभा में हमने देखा कि कैसे शुरुआत में ही टीम इंडिया को जो जीत मिली है उसकी बधाई दी गई। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर गृह राज्य मंत्री मणिपुर में धारा 356 पर जो रिपोर्ट है वो भी पेश की है। तो किस तरीके से जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण है, आज से शुरू हुआ है, 4 अप्रैल तक ये चलेगा। 20 बैठकें जिसके तहत होनी है, और इसकी शुरुआत में देखिए जैसा अभी शैलेंद्र बता भी रहे हैं हमें कि सुचारू रूप से फिलहाल जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन राज्यसभा में हमने देखा कि जो शुरुआत है उसकी किस तरीके से हुई, भारतीय टीम को यहाँ पर जीत की बधाई भी दी गई। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए मणिपुर को लेकर, शैलेंद्र भी लगातार हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो मणिपुर का मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं सदन में गूंजता हुआ नज़र आ सकता है। और ख़ासतौर से वहाँ के बजट को भी यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं आज पेश करेंगी। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि मणिपुर के लेकर जो अनुदान मांगे, जो बजट है वो संसद में पेश किया जाएगा। ये आज की कार्रवाई में सूचीबद्ध है। इसके साथ ही साथ बाकी मुद्दे आप बता ही रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि सरकार की कोशिश होगी कि जो बजटीय प्रक्रिया है, बजट पारित कराने की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही उस पर आगे बढ़ा जाए। हालांकि उसकी शुरुआत आज सूचीबद्ध कार्रवाई में नहीं उस तरह से मेंशन किया गया है, तो हो सकता है कल या फिर अगले 1-2 दिनों में हम देखेंगे कि बजट पारित कराने की प्रक्रिया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों पर जो चर्चा होती है उसकी शुरुआत कराई जा सकती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरीके से अगर माना जाए, क्योंकि ना सिर्फ राज्यसभा में मणिपुर के अलावा भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर लगातार हमने देखा है विपक्ष जो है मांग करता रहा है।
जबकि उससे इतर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर कोई सार्थक बहस जो है वो होती हुई नजर नहीं आती, उस पर विपक्ष कभी सार्थक चर्चा नहीं करता। देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला ही दिन है और दोनों सदनों में हम देख रहे हैं कि कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त लोकसभा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि हंगामा भी हो रहा है विपक्षी सदस्यों के द्वारा। तो ऐसे में कौन कौन से मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने देखा है कि तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति को लेकर त्रिभाषा डीएमके सरकार त्रिभाषा मुद्दा इस पर बयान देती रही है और वो एक विषय है। परिसीमन का भी मुद्दा भी कुछ दिनों में हमने चर्चा में देखा है कि खासतौर पर दक्षिण के राज्यों को लगता है कि उन्हें कहीं नुकसान न हो जाए, जबकि सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान देकर कहा था कि कोई नुकसान नहीं होगा और एक तरह से आश्वासन दिया गया था। जी बिल्कुल, ये सब मुद्दे हैं। इस पर सदन के दौरान चर्चा के दौरान किस तरह से विपक्ष चर्चा की मांग करता है या फिर क्या रणनीति अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरे चरण में मौका होता है कि जो मौजूदा विषय है या फिर जिन विषयों पर चर्चा की एक सहमति बनती है उन पर चर्चा कराई जा सकती है बजटीय प्रक्रिया को पारित कराने के बाद, क्योंकि पहले चरण के मुकाबले बजट सत्र के दूसरे चरण में समय ज्यादा होता है। क्योंकि पहले चरण में तो सिर्फ आप देखें आम बजट पेश करना, आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना, अभिभाषण पर चर्चा, उसी में समय एक तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन जब दूसरा चरण होता है तो उसमें एक स्कोप रहता है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी कराई जा सके। बिल्कुल, उसी की स्थिति जो है जाहिर तौर पर हमें देखने को भी मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे आगे अपडेट लेंगे किस तरीके से सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। और जैसा शैलेंद्र बता रहे थे कि अब अगर जिस तरीके से देखा जाए, लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात, प्रयास यही है कि एक सार्थक चर्चा जो है वो की जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो कि छत्तीसगढ़ से है, जो यहाँ इस वक्त की एक और बड़ी खबर जहाँ पर छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। एक्शन मोड में ईडी नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में भी। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है ईडी का। उनके घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। करीब 14 जगहों पर, 14 स्थानों पर ईडी ने एक छापेमारी की है, यानी जो ईडी की कार्रवाई है 14 स्थानों पर हुई है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ पीएमएलए के तहत तलाशी अभियान जो है वो भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एक्शन मोड में जो तलाशी अभियान है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से चालित हो रहा है। ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसके तहत अब ईडी का जो शिकंजा है वो यहाँ पर और कसता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे जो गंभीर आरोप हैं वो यहाँ पर, और उसी सिलसिले में यहाँ पर अब एक बड़ा एक्शन ईडी का नजर आ रहा है। आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर ये जो कार्रवाई है की जा रही है। सूत्रों की माने तो भिलाई में चैतन्य बघेल और राज्य में कुछ अन्य व्यक्तियों के परिसरों की धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है। ईडी ने पूर्व में कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है और अपराध से प्राप्त करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में गई। ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार के नौकरशाहों और व्यापारियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ईडी की इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्व सरकार ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जिसमें एक शराब घोटाला भी शामिल है। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नज़दीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है, लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्रवाई की है।
तो किस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तलाशी जो है वो ली जा रही है। और ज़्यादा अपडेट के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल का, रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? मुकुल, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनके निवास पर आज छापेमार की कार्रवाई की गई है। जो उनके बेटे हैं उनके यहाँ भी ये छापेमार की कार्रवाई जारी है। करीबन 14 जगहों पर ये छापेमार की कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है। सुबह से ईडी के जो अफसर हैं, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके निवास पर पहुंचे हैं। उनके निवास पर पहुंचकर उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई की है। ईडी के पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं इनके पास से मिले हैं। मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और जिस समय तमाम जो घोटाले का जिक्र ईडी ने भी किया था, ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई की थी। सबसे पहले 1 साल पहले ईडी ने एक महादेव सट्टे का मामला आया था जिसमें ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई की थी और ईडी के अनुशंसा पे ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। करीबन 21 लोगों पर वो एफआईआर दर्ज है जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी उस पर नाम है। करीबन 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था जिसकी जांच ईडी कर रही है। दूसरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। शराब घोटाला का जो मामला है 2,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें भी ईडी के अफसर लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं। और तीसरा मामला कोयले का है, कोयला स्कीम। कोरबा जिला जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में किस तरह से कोयला जो लेवी माने 25 रुपए टन लेवी की वसूली की गई थी, इस मामले पे भी जो ईडी जो लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले पे भी कई जो आईएएस अधिकारी अभी भी जेल पे हैं। तो तमाम इन मुद्दों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए भी इनके यहाँ भी जो छापेमार की कार्रवाई की है इनके ऊपर भी हो सकती है। जी बिल्कुल सोमेश, और इसके साथ साथ चैतन्य बघेल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उन पर भी आरोप हैं और उनके जो करीबी हैं शायद उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। करीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं। ईडी की टीम, जो ईडी के अफसर हैं, वरिष्ठ अफसर उनके निवास पर पहुंचे हैं। उनके निवास पर पहुंचने के बाद जो छापेमार की कार्रवाई चल रहे हैं और जो उनके बेटे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल, उनके निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई की है और जारी है। और जो 14 लोग हैं, जो 14 यानी उनके करीबी, जो कांग्रेस के सरकार में जो 14 लोग जो उनके करीबी थे, जिनका नाम था इन तमाम घोटाले से जुड़ा हो सकता है, तो उनके यहाँ भी ईडी के जो अफसर है ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, महादेव जो सट्टा मामला था, जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हुआ था, इस चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा था। तो लगातार इस मामले को देखते हुए ईडी ने भी महादेव सट्टे के मामले में लगातार कार्रवाई भी की और जिस तरह से महादेव सट्टे में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ था, 6,000 करोड़ रुपए का मामला हुआ था, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई जिसमें कई वरिष्ठ राजनेताओं, कई वरिष्ठ पुलिस विभाग के अफसर का भी नाम शामिल है। और इसी मामले में भी ईडी की जो कार्रवाई पिछले 1 साल से चल रही है और आज जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, इनके करीबी और इनके बेटे के यहाँ भी जो ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। और कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ईडी ने किन मामलों पर इनके यहाँ छापेमार की कार्रवाई की है। जी बिल्कुल सोमेश, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए या आर्थिक अनियमितताओं की हम बात करें, जिस तरीके से डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बयान दिया, उनका कहना था कि कई बड़े बड़े घोटाले जो हैं वो छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार ने किए हैं, तो क्या माना जाए कि कोई और भी खुलासा जो है वो हो सकता है? मुकुल, आपने देखा होगा इससे पहले भी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं या जो कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनके यहाँ भी शराब मामले में ईडी ने छापेमार की कार्रवाई की थी, जिसमें सुकमा, रायपुर और उनके रायपुर के ठिकानों पर भी छापेमार की थी। और आज जो कवासी आबकारी मंत्री पूर्व थे कवासी लखमा आज जेल में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो कार्यवाही चल रही है ईडी के द्वारा और जो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा भी यह बयान आता है कि ये जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है, किसी तरह का छत्तीसगढ़ में कोई घोटाला नहीं हुआ है। ईडी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पे कहा था जो छत्तीसगढ़ में जो घोटाला हुआ है, छत्तीसगढ़ में लगातार जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो तमाम अफसरों का नाम था, नेताओं का नाम था, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से घोटाला हुआ था, छत्तीसगढ़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। तो इन तमाम मामलों को देखते हुए ईडी ने एक बार फिर से छापेमार की कार्रवाई जारी है और कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में इनके यहाँ से क्या क्या मिला। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी, इनके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। चलिए बिल्कुल, तो लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। तलाशी अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल इस वक्त की और भी बड़ी खबरें हैं वो भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ललित मोदी ने भारत के शिकंजे से बचने के लिए वनुआतू देश की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन अब उन्हें झटका लगा है। वनुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापट ने सोमवार को नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतू पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। सूत्रों से ये भी पता चला है कि न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त नीता भूषण ने कुछ अन्य द्वीप देशों के साथ मिलकर ललित मोदी के वनुआतू पासपोर्ट को रद्द करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हाल ही में हुए इस खुलासे के बाद ये मामला सामने आया है कि पूर्व आईपीएल प्रमुख आईपीएल के शीर्ष बॉस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन में कथित रूप से शामिल होने के संबंध में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित हैं ललित मोदी। ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था और बाद में विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। उत्तर प्रदेश में संभल शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने इस संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई से इसकी आवश्यकता पर दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर एएसआई ने रंगाई पुताई आवश्यकता ना होने का तर्क दिया। दरअसल मस्जिद पक्ष ने रमजान का हवाला देते हुए मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति की मांग की है। वहीं अगर बात की जाए एएसआई ने पुताई आवश्यकता ना होने की जो बात है, अपना जो उसमें जवाब दाखिल किया गया था, एएसआई ने उसमें इसको सिरे से नकारा था और उसी पर आज जो सुनवाई है वो की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च से मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा करेंगे और इस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगी। कितनी महत्वपूर्ण है पीएम मोदी की यात्रा, इस पर डीडी न्यूज़ ने भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव से विशेष बातचीत की। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ इस वक्त मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तव मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, कितनी सिग्निफिकेंस है इस यात्रा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, और 12 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है मॉरिशस के लिए, एक बेहद अहम दिन है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस यात्रा को? प्रधानमंत्री जी की ये जो राजकीय यात्रा है 11 और 12 मार्च को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यात्रा जो है 12 मार्च को जो नेशनल डे सेलिब्रेशंस है उसमें उनको इनवाइट किया गया है एज चीफ गेस्ट, और डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। राष्ट्रीय दिवस के जो समारोह है, जो उसका जलसा है, उसके उत्सव की क्या कुछ तैयारियां हैं? मॉरिशस के ओर से जो नेशनल डे सेलिब्रेशंस हैं उसके साथ साथ हमारे ही तरफ से हमारा एक मार्चिंग कंटिजेंट इसमें भाग लेगा। एक नेवल शिप INS इम्फाल खास तौर से इस मौके पे मॉरिशस आएगी, और हमारा इंडियन नेवी का मार्चिंग कंटिजेंट जो है इसमें भाग ले रहा है। जो भारत से सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाएं हैं वो किस तरह से मॉरिशस में उसका एक अलग से परिदृश्य बदल रही है, और जो भारत मॉरिशस के रिश्तों की जो मजबूती प्रदान करती है वो हम देख रहे हैं मॉरिशस में, उस लिहाज से और क्या कुछ और योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री इस बार करेंगे अपनी याद? देखिए, हमारा जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप का संबंध है वो बहुत ही मजबूत है। हम एक तरह से मॉरिशस के प्रिफर्ड डेवलपमेंट पार्टनर, और ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है। हमारा जो पिछले एक दशक को ही ले लीजिए, पिछले 10 साल में करीब $1.1 बिलियन की लागत से हमने यहाँ पे कई परियोजनाओं को सपोर्ट किया है।
भारत और मॉरिशस का हम बढ़ता हुआ सहयोग देख रहे हैं। संस्कृति तो है ही, व्यापार इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किस तरह से आप देखते हैं कि जो द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर जो बातचीत होनी है, उनकिन विभिन्न क्षेत्रों में हम और बेहतर सहयोग की हम उम्मीद कर सकते हैं? व्यापार को भी लेकर काफ़ी कुछ बातचीत होगी और इसमें उम्मीद है कि हम कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी साइन करेंगे जिससे कि हमारा व्यापार और आगे बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो जो वैश्विक स्थितियां हैं, जो उसके लिहाज से किस तरह से देखते हैं? दोनों देशों के साझा हित हैं और उनको और प्रगाढ़ता भी मिलती हुई नजर आएगी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? मॉरिशस भी कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ भारत को देख रहा है? आपको याद होगा कि मार्च 2015 में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, जो सागर विजन है उसको यहीं से अनाउंस किया गया था और सागर विजन जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल लेकर हमारा हिंद महासागर के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, उसमें मॉरिशस का एक विशेष रोल है। मॉरिशस बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है उसमें और इस पॉलिसी के तहत हम मॉरिशस के साथ हमने काफ़ी कुछ काम किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्षेत्र आप ले लें, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी में उनके पास एक बहुत विशाल EEZ है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो उस EEZ की निगरानी करने में हम उनके साथ काम करते हैं। अगर हम व्यापार की बात करें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है दोनों ही देशों के रिश्तों का। मॉरिशस एक बहुत ही मजबूत व्यापारिक भागीदार है हमारा। किस लिहाज से इस यात्रा के जरिए आप उस पहलू में, व्यापारिक रिश्तों में और मजबूती बढ़ते हुए देख सकते हैं? क्या कुछ महत्वपूर्ण और समझौतों की होने की उम्मीद है? हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है मॉरिशस के साथ वो बहुत ही मजबूत है और ये रिलेशनशिप 2021 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे कि ये जो रिलेशनशिप है और मजबूत हो। हाँ, ट्रेड पार्टनर के तौर पे हम मॉरिशस के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं और निवेश देखा जाए तो मॉरिशस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है भारत में निवेश के लिए। तो यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा को लेकर। लोकतंत्र की बात करें, विकास या विरासत, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर भारत और मॉरिशस साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, मॉरिशस। पीएम मोदी की यात्रा को और विशेष बनाने के लिए कई तरह के आयोजन किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है आयुष फूड मेला। इन फूड स्टॉल पर भारत के विभिन्न व्यंजनों को परोसा जा रहा है। साथ ही इन स्टॉल्स पर भारत की विभिन्न संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिल रही है। डॉक्टर शिखा इस मेले में विशेष प्रकार की चाय को परोस रही हैं। मेले में जहां पर भारत के विभिन्न प्रांतों का देसी स्वादिष्ट खालिश भोजन मिल रहा है और खासी भीड़ जुटी है यहां पर भारतीय खाने के लिए। और साथ ही ये जो स्टॉल है ये मेरा ध्यान खींच रहा है, क्योंकि अगर आप अपने देश से बाहर आते हैं ना तो वो चाय जरूर ढूंढते। तो यहाँ पर जो चाय मिल रही है वो भी 10 तरह की चाय, अलग अलग तरह की भारतीय चाय यहाँ पर आपको मिल रही है, 20 तरह की चाय। मेरे साथ डॉक्टर शिक्षा मौजूद है। किस तरह से आप देखती हैं चाय, भारतीय खाना हमें यहाँ पर एकजुट करता है दो देशों को, लेकिन काफी एक उत्साह हमें दिख रहा है, कहाँ एक उत्सव दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर आने की जो तैयारी है उसको लेकर। कितने उत्साह है, कितना एक्साइटेड है आप? अरे जया जी, कभी कभी ये जो उत्साह है वो मैं शब्द से परे है, क्योंकि इतना हम लोग सब इमोशन से फ्लो हो रहे हैं, एकदम इमोशनल फ्लो हो रहा है। क्योंकि जो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री हैं वो मतलब समझिए वो इस तरह से हमारे भारतीयों के लिए देश भारत से बाहर उन्होंने इतना हमें भारतीय होने का एहसास और इतना गर्वशाली किया है कि ऐसे प्रधानमंत्री एक राम के स्वरूप हैं। अब हम थोड़ा भोजपुरी बोले चाहब कहे तो हमार मॉरिशन जितना भाई बहन लोग बा गांव में सुनी और भारत में भी सुनी हन, जितना बिहार यूपी के लोग कि हमार मोदी जी, श्रीमान मोदी जी के आवे से हर हिंदू ना खाली बिहार यूपी के पर पूरा भारत के जे लोग बा मॉरिशस में जे भारत से आयल हवन लोग उ सब जे आज भी इतना खुश हवन दिल से कि लगता कि अपन जैसे कोई माहौल एगो फेथ एगो फेस्टिवल में बनेला, एगो पर्व में बनेला, ओ तरह से सब कोई अपन अपन कुछ संस्कृति कला दिखावे में जुड़ल हवन। तो हमनी बहुत ज़्यादा दिल से खुश हैं और दिल से आभार प्रकट करत हैं कि हमनी के प्रधानमंत्री आवत हवन और हमनी के गर्वशाली करत हवन।
तो लोगों के अपने अलग अलग उत्साह के साथ सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस पहुंचेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद और श्री अन्न को दुनिया भर में प्रचलित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारत से शुरू हुए इस अन्न क्रांति की गूंज मॉरिशस में भी देखने को मिल रही है। अब दुनिया भर के लोग बाजरा, ज्वार जैसे जो मोटे अनाज हैं उनको अपने खान पान में शामिल करके स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, एक तरह का सुपर फूड है मिलेट्स। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस पर ध्यान आकर्षित किया तभी हम लोगों को एहसास हुआ कि हम मिलेट्स को कितना कुछ बना सकते हैं। और यहाँ पर हम उसकी तरफ देख रहे हैं कि बाजरा, ज्वार, इन सबको मिलाकर यहाँ पर बहुत ही शानदार खाना यहाँ बनाया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आ रहे हैं, कितनी उत्साह है उनके आने से और क्या कुछ तैयारियां हैं? Well, I think there is a lot of excitement because it's also our independence, and with our, focus on Ayurveda and healthcare and well-being, I think millets are, at the center. If we want some healthy, tasty food, we can use millets in a variety of ways. मोदी जी के आने से हम ज़्यादा ही उत्साहित हैं। तो जो मॉरिशस जो है हमें लोग लिटिल इंडिया के नाम से जानते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं हमारे देश में, मॉरिशस में। हम सब बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं और बहुत खुश हैं और बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ के मॉरिशस के नेशनल डे पे वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये आशा करते हैं कि भारत और मॉरिशस के रिलेशनशिप और ज़्यादा सुधरेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वहीं नई दिल्ली के अलावा लक्सन मुंबई भी जाएंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया और न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए यह लक्सन की पहली भारत यात्रा होगी। भारत और 27 देशों का यूरोपीय संघ EU आज ब्रसेल्स में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेगा। इस बैठक में बाकी बचे मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, ताकि साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। व्यापार और आर्थिक सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के आयुक्त मारोज सेफकोविक की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन के उच्च टैरिफ की चेतावनी की आशंकाओं के बीच इस साल तक महत्वाकांक्षी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA वार्ता 2013 में रुक गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बाजार खोलने के स्तर को लेकर मतभेद थे। हालांकि जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू हुई। इसके अलावा निवेश सुरक्षा समझौते और भौगोलिक संकेत समझौते पर भी चर्चा हो रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत यूरोपीय संघ का कुल व्यापार 190 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति बेहद लोकप्रिय है और यहाँ पर आमतौर ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हुए नजर आते हैं और बेहद उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर। यहाँ पे बहुत सी तैयारी हो रही है उनकी विजिट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और मॉरिशस बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम सब भारत से हैं और हम पिछले 10 साल से यहाँ मॉरिशस में रह रहे हैं, तो जब हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड exhilarating experience because we are proud of our country. नरेंद्र मोदी जी हमारे मॉरिशस में आ रहे हैं, सो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मॉरिशस में उनका बहुत अच्छा काम है। बहुत लोगों को उनका काम पसंद है। यहाँ पे आप मेट्रो देख सकते हो, या फिर जैसे ये इंदिरा गांधी जो कल्चर सेंटर है, इससे बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, तो लोगों ने उनका काम देखा है, तो अभी उनको मिलना भी है उनसे। मैं इतनी खुश हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। शायद मैं हिंदुस्तान में होती तो मुझे मौका नहीं मिलता। मेरे को बहुत इंतजार है। मेरा तो मन है कि मैं एयरपोर्ट ही जाके उनको देख लूँ।
पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय संस्कृति केंद्र में भव्य तैयारियां चल रही हैं। यहां के छात्र पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस कला केंद्र के छात्र पीएम मोदी के स्वागत में कथक की शानदार प्रस्तुति देंगे। कथक की प्रस्तुति होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां। उनके स्वागत में भारतीय संस्कृति केंद्र, जहां पर लगातार तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से अपने देश की जो संस्कृति है उसकी झलक मॉरिशस में देखने को मिलेगी और कुछ ऐसे ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया जाएगा। और इस स्वागत में किसी तरह की कमी ना हो, उसके लिए लगातार गहरी जड़ों से जुड़े हैं दो देश, भारत और मॉरिशस। मॉरिशस में करीब 70% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तभी तो मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है। ये लोग भारत और मॉरिशस को गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन से बांधते हैं। समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान त्योहार, और कह सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। प्रधानमंत्री यहां पर कम्युनिटी इवेंट में भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे और उसको लेकर खासी तैयारियां हैं। साधना जी, क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री के जो कम्युनिटी इवेंट को लेकर? क्या खास कार्यक्रम आपने तैयार किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट इन मॉरिशस, एंड आई एम परफॉर्मिंग along with my students a welcome dance and also a folk dance performance. भारत और मॉरिशस का बहुत ही स्पेशल रिश्ता रहा है, बिकॉज मॉरिशस इज लाइक अ लिटिल इंडिया. Here all we celebrate Diwali, Holi, every culture from India, and it's a very special bond. So it's a honor for us and for Mauritian people that he is coming here. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मैं और मेरी जो दोस्त हैं, हम मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने नृत्य कर रहे हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी मच एक्साइटेड. मॉरिशस को एक छोटा सा भारत ही माना जाता है और दोनों देशों में उनकी संस्कृति, उनकी जो भाषा है एक समान है. तो अगर मोदी जी यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है और भी गहरा हो जाएगा. पहली बारी मोदी जी के सामने परफॉर्म करेंगे. सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड. काफ़ी दिनों से हमारा रिहर्सल चालू है, सभी लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं. सो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वो आए हम लोग उनको ही देख के उन पे ही फोकस रहेगा हमारा. बट विल ट्राई टू डांस, मतलब उनके ही सामने हम लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे. तो पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं और उसके साथ साथ तमाम लोगों में एक अलग उत्साह भी नजर आता है. फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं. कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा. ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा. सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता. बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से. अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ. कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी. क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत. डी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं. बात कर लेते हैं यहाँ पर खासतौर से भारतीय क्रिकेट टीम की. भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है. भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को 4 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा. रोहित ने फाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. दुबई में रोहित तूफान, झूम उठा हिंदुस्तान, उड़ा न्यूजीलैंड के चैंपियन बनने का अरमान. चैंपियंस की चैंपियन बनी टीम इंडिया. भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर जमाया कब्जा और 7वीं बार टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट के खिताब को अपना बना लिया.
न्यूजीलैंड के टॉस जीतकर बल्लेबाजी के फैसले को उनके ओपनर्स ने दिशा देने का काम जरूर किया, लेकिन टीम का स्कोर जब 57 रन पहुंचा तब विल यंग को 15 पर वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर ग्रहण लगाने का काम भारतीय स्पिनर्स ने बखूबी किया। 108 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कीवी टीम की ओर से डैरल मिशेल ने 63 और माइकल ब्रिस्वेल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली। इन दोनों के बल पर न्यूजीलैंड 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन का स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब हुआ। न्यूजीलैंड से मिले 252 रन के लक्ष्य को रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने बौना साबित कर दिया। इन दोनों ने कीवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। रोहित शर्मा पहली बार इस ट्रॉफी में पूरे रंग में दिखे और उन्होंने अर्धशतक लगाया। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों के लिए पहले विकेट के लिए 105 रन की शानदार साझेदारी सामने आई, जो शुभमन के 31 रन पर आउट होने के साथ समाप्त हो गई। विराट कोहली इस बार चूक गए और माइकल ब्रेसवेल ने उन्हें 1 पर चलता किया। इसके कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा का विकेट भी सामने आ गया, जो 76 पर स्टंप आउट हुए। इसके बाद पारी को संभालने का काम किया श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने, जिनके बीच चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। अय्यर 48 रन पर पवेलियन लौट गए और यहां से जीत को आगे बढ़ाने का काम केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने किया, जिन्होंने टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाना आपने कैसे भारत एक बार फिर से चैंपियन बना, लेकिन वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पुरस्कार समारोह में शामिल न होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना की है। दरअसल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक मेजबान था। भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले दुबई में खेले थे। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के कारण प्रतियोगिता का फाइनल भी दुबई में खेला गया। हालांकि फाइनल के बाद आयोजित पुरस्कार समारोह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया। आईसीसी के कई अधिकारी पुरस्कार समारोह में शामिल थे, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई भी अधिकारी इस समारोह में नजर नहीं आया। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। थिंक अबाउट इट, feeling very down to see that. तो शोएब अख्तर का कहना कि सोचना चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस समारोह में शामिल होना चाहिए था तमाम अधिकारियों को। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कारोबार जगत की खबरों पर भी। आप बता दें, भारत के शेयर बाजार में शुरुआत जो है वो अच्छी रही है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हरे निशान में खुले और दुनिया भर के बाजारों में मिला जुला असर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में आईटी, पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। इस बीच सेंसेक्स पैक्ट में सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड और टाटा स्टील टॉप गेनर्स रहे, जबकि इंडसइंड बैंक, एमएनएम, एलएनटी, आईटीसी, टाइटन और मारुति सुजुकी टॉप लॉसर्स रहे। ना सिर्फ आज का, बल्कि अगर भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला कारोबारी हफ्ता हम देखें तो ये काफ़ी मुनाफे वाला रहा। इस कारण देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 के मार्केट कैप में करीब 2,10,255 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इस तेजी में सबसे अधिक फायदा देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के निवेशकों को हुआ। बीते हफ्ते सेंसेक्स 1,134.48 अंक और निफ्टी 427.8 अंक बढ़ा था। टीसीएस का मार्केट कैप लगभग 46,094 करोड़ रुपए बढ़कर 13,06,600 करोड़ रुपए हो गया। एसबीआई का मार्केट कैप करीब 39,715 करोड़ रुपए बढ़कर 6,53,952 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के वैल्यूएशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। एफएमसीजी कंपनी, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैप में भारी बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा शीर्ष 10 में 3 कंपनियों
HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस के मार्केट कैप में ज़रूर थोड़ी जो कमी है वो दर्ज की गई। खबर झारखंड से, जहां बोकारो में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने कुक्कुट उत्पादों और अंडों की खरीद बिक्री पर 10 किलोमीटर के दायरे में रोक लगा दी है। भोपाल स्थित NIHSD में बोकारो के राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र के मुर्गियों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, यानी एवियन इन्फ्लुएंजा की। इसके बाद जिला प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम गठित कर संक्रमित क्षेत्र में मुर्गियों की निगरानी और उनके सैंपल की जांच शुरू कर दी है। बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला पशुपालन अधिकारी ने जिले के मुर्गी पालकों से अपील की है कि अगर अचानक उनके यहाँ मुर्गियाँ या कुक्कुट की अचानक मौत होती है तो वे बिना देरी किए इसकी सूचना जिला और प्रखंड स्तर पर आरा टीम और QR टीम को ज़रूर दें। मध्य प्रदेश में सीधी जिले के ग्राम उपनी के पास ट्रक SUV की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। ये घटना सीधी बहरी रोड पर उपनी पेट्रोल पंप के पास देर रात करीब 2:30 बजे हुई। SUV महर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक सीधी से बहरी की ओर जा रहा था। तभी दोनों वाहनों की आमने सामने की टक्कर हुई। पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस दुर्घटना में 5 लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती कराया गया है और 9 लोगों को रीवा रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर थाना क्षेत्र में गोटवा टाटा एजेंसी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आज सुबह करीब 7 बजे कंटेनर और एक कार की भीषण टक्कर हो गई। कंटेनर बस्ती से अयोध्या की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कंटेनर ने अचानक लेन बदली। सामने से आ रही SUV कार से उसकी टक्कर हुई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी, कलवारी थाना अध्यक्ष नगर और चौकी इंचार्ज फुटिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने यातायात को सुचारू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में हिंदू विरोधी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल तेजी से दूसरा बांग्लादेश बनता जा रहा है। अमित मालवीय ने भरुईपुर के शीतला मंदिर में हुई तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए दावा किया कि जब इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई तो एक TMC विधायक ने मंदिर के मालिक को ही गिरफ्तार करने का सुझाव दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह भाजपा समर्थक था। भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कब ध्यान देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों और आस्थाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मालवीय के इस बयान के बाद TMC और भाजपा समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या की गहन और पारदर्शी जांच के आदेश दिए हैं। वरुण सिंह, उनके चाचा योगेश सिंह और मामा दर्शन सिंह के शव शनिवार को कठुआ जिले के सुदूर मल्हार इलाके के ईशू नाले से बरामद किए गए। तीनों 5 मार्च को लापता हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उपराज्यपाल ने कहा कि वह तीनों की नृशंस हत्या से स्तब्ध और दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी बीच 3 लोगों के शवों की जांच के लिए पुलिस टीम जो है वो गठित कर दी गई है। जम्मू कठुआ सांभा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शिव कुमार ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच के नतीजे जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। हत्या की घटना पर RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंपने की मांग की। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म कार्जन का 6वां संस्करण जापान के ईस्ट फुजी प्रशिक्षण क्षेत्र में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजित यह अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। संयुक्त अभ्यास मुख्य रूप से शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था, जो सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत सहित संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से संबंधित गतिविधियों का भी पूर्वाभ्यास किया गया।
सैनिकों ने सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला में भाग लिया। इस अभ्यास ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और जापान की साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी मजबूत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचेंगे। वहां वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से वार्ता करेंगे। ये वार्ता यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली अहम बैठक से पहले हो रही है। बैठक में रूस के साथ यूक्रेन के चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूपरेखा स्थापित करने पर चर्चा होगी। अभी अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोक रखी है। ऐसे में ये बैठक अहम साबित होने वाली है। इजरायल ने गाजा में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। इसका पूरा असर अभी साफ नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को पीने के पानी के उत्पादन के लिए बिजली मिलती है। कल ये घोषणा ऐसे समय में की गई जब एक हफ्ते पहले इजरायल ने 20 लाख से अधिक लोगों को क्षेत्र में सभी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी थी। इजरायल का मकसद हमास पर दबाव बनाना है ताकि वह संघर्ष विराम के पहले चरण के विस्तार को स्वीकार करे, जो पिछले सप्ताहांत में समाप्त हो गया था। वहीं हमास संघर्ष विराम के दूसरे चरण की बातचीत शुरू करने का दबाव बना रहा है, जो ज्यादा जटिल है। इजरायल के ऊर्जा मंत्री ने गाजा की बिजली आपूर्ति रोकने के लिए इजरायल ऊर्जा निगम को नया पत्र भेजा है। वहीं ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत करने पर विचार करेगा, बशर्ते की चर्चा उसके परमाणु कार्यक्रम के सैन्यकरण मामले तक सीमित रहे। ये जानकारी ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पत्र के बाद की है जिसमें ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोकने और उस परमाणु समझौते को बदलने के लिए एक नया प्रस्ताव लाया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। और बात रंगों के त्योहार होली की, जिसके आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और फगुआ उत्साह चरम पर है। होली को राधा कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है और ऐसे में ब्रजमंडल की होली विशेष होती है। उस पर भी बरसाने की लठमार होली के तो क्या ही कहने। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का रंग बरसाने में पूरे उमंग और उत्साह के साथ बिखरा। वहीं यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। भूलकर हर गिला शिकवा, एक दूजे को लगाओ आज रंग। खुशियां बिखरने दो आंगन में, फीकी ना पड़ने दो होली की उमंग। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का रंग उत्तर प्रदेश के बरसाना में पूरे उमंग और उत्साह के साथ बिखरा। राधा रानी की नगरी में हजारों श्रद्धालु इस अद्भुत परंपरा का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से पहुंचे। यहाँ राधा बनी बरसाना की हुरियारिनों ने नंदगांव से आए कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं और इन हुरियारों ने भी ढाल से खुद को बचाने की कोशिश की। अबीर गुलाल की रंगीन फुहारों, हंसी ठिठोली, पारंपरिक लोक गीतों और भक्ति से सराबोर इस आयोजन का हर कोई जमकर आनंद लेता नजर आया। ये परंपरा हजारों वर्षों से निभाई जा रही है। नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत ठंडाई और भांग से किया जाता है। यहाँ से वे रंगीली गली जाते हैं, जहाँ बरसाना की गोपियाँ पारंपरिक होली के गीत गाकर उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं। इसके बाद हंसी मजाक, नृत्य संगीत के बीच लठमार होली का मुख्य आयोजन शुरू होता है। जो इतने भी ग्वाले हैं वो सब कृष्ण स्वरूप हैं और जितनी भी सब गोपियाँ हैं वो सब श्रीजी स्वरूप हैं। तो यहाँ का जो आनंद है तो ऐसा अद्भुत यहाँ का आनंद है कि तीनों लोकों में ऐसा आनंद कहीं अनुभव नहीं किया जा सकता। नंदगांव से आए हुरियारे ढाल लेकर आते हैं और बरसाना की हुरियारी ने उन पर प्रेम और शरारत के साथ लाठियां बरसाती हैं। ये आयोजन राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित होता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। बरसाना की इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुँचे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जिन्होंने अपना अवतार धारण लिया था तो हमारे नंदगांव में लगभग वो 9 साल 11 दिन रहे थे।
तो यहाँ पर जब रहे थे तो उन्होंने काफी लीला नंदगांव में की हैं। तो उनमें से एक लीला जो आप देख रहे हैं लठामार होली की लीला है, जिसे हम सभी नंदगांव वासी मिलकर के मनाते हैं। त्योहार पर लोग अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 81 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इतना ही नहीं, होली के मौके पर यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 3 ट्रेन ऐसी हैं जो एकल यात्रा के लिए कुछ चलाई जा चुकी हैं, कुछ चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेनें अलग अलग ट्रिप्स में हैं। छपरा से स्पेशल ट्रेनें प्लान करके चला रहे हैं, मऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो हर सभी जो हमारे मेन डेस्टिनेशंस है जहाँ से यात्रियों की मांग ज़्यादा रहती है, वहाँ से स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। होली के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट किया गया है। ट्रेनों में हुड़दंगियों पर सख्ती की जाएगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला सहेली टीम की तैनाती बढ़ाई जा रही है। साथ ही रेल क्षेत्र में अप्रिय घटना की आशंका को लेकर गश्ती अभियान तेज करने का सख्त निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।